अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम रज़ा। आज हम बात करेंगे पाक अफगान जंग के असरात की, उसकी दहकती तारीख की और सबसे अहम बात, उस जंग बंदी के बाद तालिबान क्या करेंगे। क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, हमले करेंगे या जंग बंदी पर अमल करेंगे। दोस्तों बेसिकली ये सरहद सदियों से खामोश दिखाई देती है, मगर दरअसल ये एक बोलती हुई लकीर है जो हर चंद साल बाद अपनी जुबान बदल देती है। कभी फायरिंग की जुबान, कभी खौफ की, कभी पनाह गजीनी की। अक्टूबर 2025 यानी इस बोलती लकीर का सबूत है, और एक बाब भी, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक झड़प ने इस जमीन की सांसें थमा दी। बज़ाहिर ये जंग घंटों की फायरिंग थी, मगर दर हकीकत ये 70 बरस पुरानी तारीख की बाज गश्त थी। ड्यूरन लाइन जो 1893 में खींची गई थी, कभी जोग्राफिया नहीं रही बल्कि नफ्सियात बन चुकी है। इस लकीर ने पख्तून कबीलों को दो हिस्सों में बांटा, उनके मेल जोल को कानून के शिकंजे में बदल दिया और उनके रोजमर्रा रास्ते को सरहदी तसादुम का हिस्सा बना दिया। पाकिस्तान के कयाम के बाद अफगानिस्तान ने इस लकीर को कभी मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया। हर दहाई में किसी न किसी शक्ल में इस सरहद ने बारूद, बेयकीनी और बदगुमानी को जन्म दिया। 1950 की दहाई के तिजारती तनाज़ात से लेकर 1980 की दहाई के जहादी माहौल तक ये लकीर हमेशा किसी न किसी ताकत की ख्वाहिश का महवर रही। जब 1979 में सोवियत अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो पाकिस्तान ने अपने दरवाजे पनाह गजीनों के लिए खोल दिए। लाखों लोग आए, कुछ आर्जी तौर पर, कुछ हमेशा के लिए, और इन्हीं कैंपों और मदरसों में वो बीज बोए गए जिनसे बाद में तालिबान का दरख्त हुआ। अहमद रशीद अपनी किताब तालिबान मिलिटेंट इस्लाम, ऑयल एंड फंडामेंटलिज्म इन सेंट्रल एशिया में लिखते हैं कि तालिबान की बुनियाद किसी अकीदे की जज्बे से ज़्यादा एक समाजी रद्द-ए-अमल थी। वो बच्चे जिन्होंने बचपन जंग के शोर में गुजारा, वो नौजवान जिन्होंने तालीम की बजाय असलहा देखा, वो मर्द जिन्होंने गुर्बत के हाथों वफादारियां बेच दी, वो सब एक दिन मजहब के नाम पर मुनज़्ज़म हो गए। अहमद रशीद ने यह किताब उस वक्त लिखी जब दुनिया अभी तालिबान को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाई थी। उनके नज़दीक तालिबान का ज़हूर किसी एक मुल्क या एक अकीदे का मसला नहीं, बल्कि एक पूरे खित्ते की सियासी और मुआशी जख्मों का नतीजा था। उसके बाद स्टीव कॉल अपनी किताब गोस्ट वार्स में लिखते हैं कि यह कहानी दरअसल एक खुफिया खेल की दास्तान है, जहां अमेरिका की CIA, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मशरक़े वस्ता की ताकतें सब एक दूसरे के साथ खेलती रहीं। कॉल के मुताबिक अफगान जहाज सिर्फ एक मजहबी जद्दोजहद नहीं था, बल्कि सर्द जंग के नक्शे पर एक खुफिया मंसूबा था जिसने शिदत पसंदी को आलमी मसला बना दिया। उनके अल्फाज में, जब रियासतें दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए मजहब का सहारा लेती हैं तो वो दरअसल आने वाले दुश्मनों की परवरिश कर रही होती हैं। कॉल की किताब की बुनियाद उन हज़ारों इंटरव्यूज़ और खुफिया दस्तावेज़ात पर है जिन्होंने बताया कि कैसे एक कौम की किस्मत बंद कमरों में लिखी गई, और फिर जब बारूद भड़का तो आग सरहदों से आगे कैसे जा पहुंची। इसी पस मंज़र में अक्टूबर का दिन आया जब सरहद के दोनों तरफ गोलियां चलीं। सुबह के वक्त यमन के नज़दीक पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर फायरिंग हुई, तोप खाना गरजने लगा और अफगान इलाके से आने वाले रॉकेट पाकिस्तानी हुदूद में गिरे। सरकारी आदाद के मुताबिक 70 देहात मुतासिर हुए, 3 पाकिस्तानी एहलकार उसमें शहीद हुए, दर्जनों जख्मी हुए और 200 से जायद ख़ानदान नकल मकानी करने पर मजबूर हुए, और जिसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ वो झड़प। अफगान वजारत दाखिला ने उसके बरअक्स इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की कार्रवाई से 9 आम शहरी जख्मी हुए, मगर असल नुकसान किसी हुकूमत को नहीं, उन माओं को हुआ जिन्होंने उस दिन अपने बच्चों को ज़मीन से मट्टी खाते देखा, और उन किसानों को हुआ जिनकी फसलें गोलाबारी से जल गईं। और सबसे बड़ी बात, इस झड़प ने मकामी अवाम को कई सतहों पर तोड़ा। माशी तौर पर चमन और तुरखम के तिजारती रास्ते बंद हो गए। दर्जनों ट्रक जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान सामान ले जा रहे थे रास्ते में रुके रहे। उनमें सब्जियां थी, यानी टमाटर, प्याज, खुश्क मेवाजात, सब खराब हो गए। रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले मजदूरों ने कहा कि हमें दुश्मनी का नहीं, भूख का डर है। अफगानिस्तान के अंदरूनी इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत पहले से मौजूद थी। झड़प के बाद सरहदी पाबंदियों ने इसे मज़ीद बढ़ा दिया। तालीम के शोबे में सरहदी इलाकों के स्कूल बंद हो गए। बच्चे दिन में किताबें पढ़ने की बजाय रात को गोलों की आवाज़ सुनते रहे। एक उस्ताद ने कहा कि जंग किताब से ज़्यादा ऊंची बोलती है, इसलिए हमारे शागिर्द अब चुप हो गए। बॉर्डर के करीब रहने वाले लोगों के लिए रात अब खौफ की अलामत बन गई थी। चिराग बुझाकर सोना एक आदत बन गई है। बच्चे जब भी जहाज़ की आवाज़ सुनते दौड़कर माओं के आंचल में छुप जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि ये मंजर हमने पहले भी देखे हैं, यानी 1979 में, 2001 में और अब 2025 में। ये झड़प दरअसल एक अलामत थी, तारीख ने अपने आप को दोहराया। अहमद रशीद के अल्फाज फिर से सच साबित हुए, तालिबान के वजूद ने खित्ते में अमन का वादा नहीं दिया, बल्कि ताकत के नए धड़ों को जन्म दिया।
جب پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے کی شکایت کی تو اس کے پیچھے صرف موجود جھڑپ نہیں بلکہ پورے 502 حملوں کا تسلسل تھا جو سال کے پہلے 6 ماہ میں رپورٹ ہوئی۔ ان حملوں میں 370 سے زائد افراد مارے گئے، جن میں فوجی، پولیس اہلکار اور عام شہری شامل تھے۔ پاکستان نے بارہا کہا کہ طالبان حکومت اپنی زمین کو دہشت گردوں سے صاف کرے، مگر جواب میں خاموشی کا انکار ملا۔ سٹیو کال کے مطابق خفیہ جنگیں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف چہرے بدلتی رہتی ہیں، وہ اپنی شکل بدلتی رہتی ہیں، اور یہی ہوا۔ جو کبھی مجاہد کہلاتے تھے آج دہشت گرد کہلانے لگے، جو کبھی پاکستان کے اتحادی تھے اب اس کے دشمن بن گئے ہیں۔ اور یہ وہی دائرہ ہے جس میں تاریخ اپنی ہی لکیر کھینچتی ہے، مگر انجام ہمیشہ وہی رہتا ہے، ایک عام آدمی کا نقصان۔ اب اگر یہاں مستقبل پر نظر ڈالی جائے تو طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ اپنی حکومت کو عالمی سطح پر مستحکم کریں، دہشت گرد گروہوں کو قابو میں لائیں اور پاکستان کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کریں جو صرف مصلحت پر نہیں بلکہ ذمہ داری پر مبنی ہو۔ ممکن ہے طالبان اب اپنی پالیسی میں کچھ نرم گوشہ دکھائیں، لیکن سرحدی نگرانی سخت کی جا سکتی ہے، انٹیلیجنس تعاون بڑھائیں اور سفارتی سطح پر ایک لچک پیدا کریں، مگر وقت ہی بتائے گا کہ ان کا عزم پائیدار ہے یا وقتی ہے۔ جنگ بندی کے بعد اب بارڈر پر خاموشی تو چھا گئی، مگر یہ خاموشی وقتی تھی یا ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ ریت کے زروں پر ابھی بھی بارود کی ہو تھی، دیواروں پر ابھی بھی گولیوں کے نشان تھے، بچے اب بھی کھیلتے ہوئے وہیں ٹھوکر کھاتے ہیں جہاں کل کوئی گرا تھا۔ شاید یہی تاریخ کا سب سے بڑا طنز ہے کہ جنگیں ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں، صرف اپنی شکل بدل لیتی ہیں، اور آخر میں ایک فکری سچ باقی رہ جاتا ہے۔ سردیں انسانوں نے کھینچی تھی مگر زخم زمین نے کھائے۔ اکتوبر کی وہ شام جب سورج مغرب میں ڈوبا تو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کون جیتا کون ہارا، بس یہ دیکھا گیا کہ دونوں اطراف انسان رو رہے ہیں اور رونے کی آواز ایک جیسی تھی۔ تو ناظرین، آج کا یہ ولاگ تھا، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔